प्रणाम। बहुत दिनों बाद आपके सामने आ रहा हूँ। बहुत से सवाल आपने मुझे लिखे। आपका वैदिक ज्योतिष में इतना रुझान देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कई सारे सवाल मेरे पास आए और उनमें से मैंने कुछ आज शॉर्टलिस्ट करे हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और ये सवाल इतने कॉमन हैं कि हज़ारों लोगों ने इसके बारे में मेरे को लिखा है। स्वागत है आप सबका आर्यु केतु में। मैं हूं गीतांशु मल्होत्रा। तो आइए शुरू करते हैं आपके सवाल। जो सबसे पहला सवाल मेरे पास आया और बहुत संख्या में आया है वो ये है कि ग्रह इतने दूर बैठे हमको कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, हमारे पे कैसे असर डालते हैं ग्रह कि हमारी नेचर, हमारी किस्मत उनकी वजह से बदल सकती है, बन सकती है। तो आइए इस सवाल को समझते हैं। पहले जब मैं पढ़ता था तो मेरे गुरु, मेरे मास्टर मुझे जब भी समझाते थे बहुत सिंपल तरीके से समझाया करते थे। और एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आता है जिसके बारे में मैं आपको समझा सकता हूँ, वो है ये सेलफोन है सिंपल सा, बट जब इसमें घंटी बजती है तब क्या इसकी तरंग आपको नज़र आती है? जब आप इससे दूसरे इंसान से बात करते हैं तो जो तरंग इसमें आ रही है, जो वेव्स, वाइब्रेशंस आ रही हैं, क्या आपको वो नज़र आती हैं? बट आपका इंस्ट्रूमेंट उससे चलता है। हज़ारों लाखों इंस्ट्रूमेंट अपनी अपनी जगह अपने अपने पर्टिकुलर नंबर और आईडी से बात कर पाते हैं। हर एक का नंबर अलग है, मगर वो दूसरे से जब बात करता है उसका नंबर भी अलग है, बट बीच की जो तरंगें हैं वो नज़र नहीं आती। दुर्भाग्य से हमने अपने पुरानी संस्कृतियों को छोड़ नई संस्कृतियों को जब से अपनाया है तब से हमारे लिए बहुत कठिन परिस्थितियां बनती चली जा रही हैं। पुरानी सभ्यता में जो अदृश्य चीजें थी उनके बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। नई सभ्यता में सिर्फ जो चीज़ दिखती है, बाहर का इंस्ट्रूमेंट, उस पे ज़्यादा काम करा जाता है। तरंगे तो हैं और काम भी करती हैं। अगर आदमियों का बनाया हुआ सेलफोन तरंगों पे चल सकता है तो परमात्मा के बनाए हुए ग्रह, जिनमें करोड़ों गुना तरंगे निकलती हैं, वो हमें क्यों नहीं इफेक्ट करेंगी? आइए समझें कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है और ग्रह कैसे काम करते हैं। जो भी ग्रह हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं उन सब में से ये अदृश्य तरंगे निकलती हैं और ये तरंगे हमें 3 प्लेटफॉर्म पे, 3 स्तर पे इफेक्ट करती हैं। शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और इमोशनल तौर पे। मानसिक और इमोशनल को अलग रखते हैं। मानसिक उस तौर पे जिसके बारे में मैं लॉजिकली डिसाइड कर सकता हूं। इमोशनल वो जगह है जहां पे मेरा लॉजिक काम नहीं करता, मेरा काम के जाने को मन नहीं है। ये जो मन है ये बहुत खतरनाक चीज़ है और आपकी तरंगे सारी इस मन को पहले इफेक्ट करती हैं। हमारे वैदिक शास्त्र में इस मन को बहुत गहराई से समझा गया है, क्योंकि इस मन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हम इसको समझा नहीं पाते, हम इसको कंट्रोल कर नहीं पाते। कोई हमें पसंद नहीं, किस वजह से पसंद नहीं, उसने वो बात छोटी सी कह दी, हमको चुभ गई, आज के बाद वो हमें पसंद नहीं। ये सब्जी मुझे पसंद नहीं, ये खाना मुझे पसंद नहीं, जबकि जरूरी है मेरे लिए खाना, बट ये मुझे पसंद नहीं। सबसे पहले तरंगे मन को जाके इफेक्ट करती हैं, इस मन में बसती हैं। इसीलिए वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा का, माँ का और मन का, इन तीनों का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है कि आपने अपने मन की गति को संभालना है। ग्रह पहले आपके मन को इफेक्ट करेगा, फिर आपके मस्तिष्क को इफेक्ट करेगा, फिर आपके शरीर को इफेक्ट करेगा।
आजकल की साइंस ये मानने लगी है, जो आज से 5000 साल पहले लिखा गया था कि बीमारी पहले मन में आएगी। किसी से द्वेष मत रखिए, किसी की मन के अंदर ज़्यादा तकलीफ या दुख मत रखिए, मन को हल्का करिए, क्योंकि मन से ये तकलीफ मस्तिष्क में जाएगी और मस्तिष्क में जाएगी तो आप उस तकलीफ को बार बार सोचेंगे। जब आप कोई चीज़ को बार बार सोचते हैं तो वो आपकी बैकबोन को इफ़ेक्ट करता है, आपके कंधों को इफ़ेक्ट करता है, आपकी किडनी को इफ़ेक्ट करता है, आपके लीवर को इफ़ेक्ट करता है। जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अंदर बननी शुरू हो जाती हैं तो ये आपको ट्यूमर, अल्सर, कैंसर ऐसे रोग देना शुरू करते हैं। आजकल की मेडिकल साइंस इसका इलाज तब करती है जब वो आपके शरीर पे आ जाती है। वैदिक ज्योतिष उस समय इसका इलाज करती है जब वो आपके अंतर्करण यानी कि मन में बसना शुरू हो जाता है। तो जिसका मन चंगा उसका सब कुछ चंगा, कहते हैं ना, बड़े लोग पहले यही कहते थे। मन में मत रखो बात, इसको मन से निकालो, चाहे रोना पड़े, चाहे थोड़ी देर अलग बैठना पड़े, इस गुस्से को निकालो, जाओ चक्कर लगा के आओ, पेड़ से बात करके आओ, बट इसको मन में मत रखो। जो लोग तकलीफ को मन में रखते हैं उनके शरीर पे कल, परसों, तरसों, महीने, साल, 2 साल बाद ये तकलीफ आएगी ही आएगी। लंबी आयु के लिए खुश रहना ज़रूरी है। खुश रहने के लिए मन को साफ रखना है। जो मन में बात है उसको कह दो और आगे ख़त्म कर दो। पहली तरंगों का इफेक्ट ये है। अब दूसरी बात कि ग्रह क्या कैसे बली होते हैं, ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है कि ग्रह अच्छे हैं या बुरे हैं, बली हैं या कमज़ोर हैं। तो पहली बात, कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा नहीं है। जैसे आपने पढ़ा है कि शनि एक क्रूर ग्रह है, बुरा ग्रह है, ऐसा नहीं है। गुरु एक अच्छा ग्रह है, ऐसा नहीं है। ये उनकी टेम्पररी नेचर है और ये इंसान टू इंसान, हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप बदलती रहती है। अगर हर जगह कोई कहे कि मंगल अच्छा नहीं है, ऐसा गलत है। इन चीज़ों को वास्तु से भी लोग जोड़ देते हैं कि शेरमुखा मकान अच्छा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। गौमुखा मकान हमेशा अच्छा होगा, ऐसा भी नहीं है। ईस्ट फेसिंग मकान, पूर्व दिशा का मकान हमेशा अच्छा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसी करके शनि, राहु, मंगल हमेशा बुरे नहीं होते और गुरु, चंद्रमा, शुक्र ऐसे ग्रह हमेशा अच्छे नहीं होते। तो सवाल ये आता है कि क्या मेरा हॉरोस्कोप, क्या मेरी कुंडली में ये ग्रह बली है या ये कमज़ोर है, उसको कैसे देखना है और उसको कैसे समझना है। कोई भी ग्रह जब बल में होता है तो उस ग्रह के जो कारक तत्व हैं, उस चीज़ों को आपको असर या वो चीज़ें दुनिया में आपको आसानी से मिल जाती हैं। जब ग्रह कमज़ोर होता है, वीक होता है, तो उस ग्रह के लिए आपको ज़्यादा शिद्दत से, मुशक्क़त से मेहनत करनी पड़ती है। आपको उसके लिए काम ज़्यादा करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे किसी का शुक्र कमज़ोर है तो उसके विवाह में दिक्कत आएगी। विवाह में दिक्कत का क्या मतलब है? वो बहुत से लोगों से मिलेगा मगर उसकी बात कहीं बन नहीं पाएगी। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आप बहुत जगह नौकरियां करेंगे, मेहनत करेंगे, सेटल होने की कोशिश करेंगे, बट आप सेटल बहुत लेट होंगे। आप मकान बनाने की कोशिश बहुत करेंगे, आपका मकान बहुत लेट बनेगा। ऐसे ही शुक्र अगर आपका कमज़ोर है, बुध आपका कमज़ोर है, तो उन ग्रहों के कारक तत्व आपको परेशान कर सकते हैं। बुध आपका कमज़ोर है तो आपको सबक समझने में, स्कूल में पढ़ाई करने में चंचलता रहेगी। आपका मन पढ़ाई में कम लगेगा और चीज़ों में ज़्यादा लगेगा। अगर आपका बुध मजबूत है, स्ट्रांग है, तो आप जल्दी सबक को याद कर लेंगे, आपको तकलीफ कम देखनी पड़ेगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या जिस ग्रहों के साथ मैं पैदा होऊंगा, मरूंगा भी उसी स्थिति में? अगर मेरा कोई ग्रह जन्म के समय कमज़ोर है
तो क्या मरते दम तक वो कमजोर रहेगा? तो जवाब है नहीं। हम जिस चीज के साथ पैदा हुए हैं उसी तकलीफ के साथ हम मरेंगे, तो कर्म कहां जाएंगे? भगवान कृष्ण ने कहा है कि जीवन कर्म प्रधान है, तू कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। इसका मतलब क्या है? कोई ग्रह अगर कमजोर है, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली उसकी चीज मेरे को मिलेगी। किस्मत होना और कमजोर किस्मत होने में सिर्फ इतना फर्क है कि जिसकी किस्मत तेज होगी उसको 2 अटेम्प्ट में वो चीज मिल जाएगी। वो विवाह करने जाएगा और पहली दूसरी बार उसको उसकी पसंद का पार्टनर मिल जाएगा। और अगर वो ग्रह वीक है, कमजोर है, तो उसको शायद 20 लोगों के मिलने के बाद, 23 लोगों के मिलने के बाद, 25 लोगों से मिलने के बाद अपना पार्टनर मिले। प्रॉब्लम वहां आती है जहां लोग हिम्मत टूट जाती है, जहां लोग हिम्मत छोड़ देते हैं। मैंने बहुत जगह नौकरी अप्लाई करी, मुझे नौकरी नहीं मिल रही। आपको नहीं मिली क्योंकि अभी आपकी मेहनत का समय खत्म नहीं हुआ है। आपके पूर्व जन्म से कर्म इस तरीके के हैं कि उन्होंने लिखा है कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आपने पिछले जन्म में उस ग्रह से रिलेशन में चीजें पूरी नहीं करी, तो इस जन्म में आपको उस ग्रह से रिलेटेड तकलीफ मिलेगी, विवाह लेट होगा। बहुत से लोग मुझे लिखते हैं, जब मेरे से बात करते हैं कि इस उम्र पे हुआ, अभी तक हुआ विवाह नहीं हुआ, अभी तक हुआ बिजनेस नहीं चला, अभी तक हुआ मकान नहीं बना। तो प्रकृति ने कर्मों के हिसाब से निर्धारित कर रखा है कि आपका विवाह 30 साल से पहले नहीं होगा, आपका विवाह 28 साल से पहले नहीं होगा, आपका विवाह 36वें साल से पहले नहीं होगा, आपका विवाह 42वें साल से पहले नहीं होगा, आपका विवाह 40 साल के बाद ही होगा, आपका मकान नहीं बनेगा तब तक, आपकी नौकरी नहीं अच्छी लगेगी तब तक, आपका व्यापार नहीं चलेगा तब तक, आपकी हेल्थ तब तक खराब रहेगी जिस पीरियड तक पिछले जन्मों का प्रारब्ध चल रहा है। इसीलिए मैं बहुत लोगों को एडवाइस करता हूं, कहता हूं, रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप ज़्यादा इसके पीछे मत भागिए। आप जो मर्जी कर लें, आपको इस उम्र से पहले ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। और बहुत साल तक लोग मुझे लिखते हैं, बात करते हैं कि आपने ऐसा बोला था। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आपके कर्मों के हिसाब से, आपके नवामसा और आपकी चंद्र कुंडली और आपकी लगन कुंडली के हिसाब से जो मेल बनता है, उसमें ये लिखा है कि ये इवेंट इस समय से पहले नहीं हो पाएगा। इस चीज को चमत्कार मत मानिए, इसको कर्म मान के, इसको परमात्मा की हुक्म मान के इसको एक्सेप्ट करिए। जब ग्रह बली होगा तो क्या होता है? तो ऐसा देखा गया है कि बहुत जल्दी, छोटी उम्र में बहुत थोड़ा काम करके उसको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। और बहुत से लोग, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत से लोग अपने स्ट्रॉन्ग ग्रहों को वेस्ट भी कर देते हैं। कैसे? बहुत जल्दी बहुत सारा लेके, वो उसका समय आया, उसने आपको मकान, बिजनेस सब कुछ दिया और हमने उसका इतना ओवर ले लिया कि बाय द टाइम उसकी दशा अंतरदशा खत्म हुई, उसके बाद चीज़ें वापस भी जानी शुरू हुई। जिस गति से तेज़ी से मिली थी उसी गति तेज़ी से वापस जानी भी शुरू हो गई। ये सारी चीज़ों के बारे में बात हम अपनी दूसरी सीरीज़ में कर रहे हैं, बट आज ये बात, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था, जो आपके कॉमन सवाल हैं उनके बारे में जवाब देना। एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या हमें अपने पैदा होते बच्चों का नाम अपनी राशि, उनकी निकली हुई राशि से रखना चाहिए, या नाम हम अपनी पसंद का रख सकते हैं? इसके पीछे बहुत गहरी साइंस है और उस साइंस को समझना पड़ेगा। जब एक नवजात शिशु पैदा होता है तो वो एक पर्टिकुलर, एक निर्धारित ग्रह नक्षत्रों में पैदा हुआ। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नक्षत्र है वो चंद्र का नक्षत्र है, मन का नक्षत्र है, मस्तिष्क का नक्षत्र है, जिसको ताकत मिलनी चाहिए। जब हम उसका राशि से नाम निर्धारित करते हैं तो वो निर्धारित नाम उसकी चंद्र के हिसाब से, उसके नक्षत्र के किस पद में वो बच्चा पैदा हुआ है, उस हिसाब से वो नक्षत्र का नाम निकाला जाता है। मैं
इस बड़ी फर्म ओपिनियन का हूँ, इस बात को बहुत गहराई से मानता हूँ कि बच्चों का नाम उनके नक्षत्रों के हिसाब से ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 7 ईयर्स, पहले 7 साल जब उस बच्चे का मन बन रहा होता है, तब तरंगे हमको ऐसी देनी है जो उसके मन को जाके टच करें और उसके मन को स्ट्रांग करें। मान लीजिए किसी का नाम अ अक्षर से निकला है और उसके माँ बाप ने उसका नाम अशोक रखा है। जब वो बच्चा जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से हमने निर्धारित कर दिया अशोक अशोक, हर बात में हम उसको अ अक्षर को बार बार प्रोनाउंस करते, रिपीट करते हैं। वो अ अक्षर उसके ब्रेन में, उसके माइंड में, उसके मन में जाके ऐसी तरंगे जो अदृश्य हैं, जो दिखती नहीं है, उसको उत्पन्न करता है और उसके माइंड को, उसके मन को उससे ताकत मिलती है। ये बात मेडिकल साइंस अब मानती है कि आपका ब्रेन पहले 7 साल में उतना डेवलप हो जाता है जितना सारी ज़िंदगी नहीं डेवलप होता। तो यही बात पिछले 10,000 साल से 7,000 साल से हमारे वेदों में लिखी है कि जब हम उसको अशोक बुलाएंगे, वो तरंगे अशोक उसके मन को जाके हिट करती हैं और उसके मन को बल देती हैं। और जब मन को बल मिलता है तो ताकत निकलती है, उसमें से ताकत निकल के आती है। और ये सवाल में मैं इसीलिए कॉमन प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूं कि जब भी आप अक्षर ढूंढना चाहें तो उस समय उस बच्चे का जो जन्म का नक्षत्र है, चंद्र का खासकर, उसमें नक्षत्र के भी 4 पद हैं, उसमें एग्जैक्ट पद में जहां वो पैदा होता है, पद मैंने पाठ, उस पाठ में जब वो पैदा होता है उसी के निर्धारित अक्षर से अगर आप नाम रखेंगे तो आप देखेंगे ऐसे बच्चे लाइफ में थोड़े ज़्यादा ताकतवर निकलते हैं। वो परिस्थितियों को थोड़ा ज़्यादा तरीके से हैंडल करने की क्षमता रखते हैं। वो बच्चे इस तरीके के निकलते हैं कि उनकी परिस्थितियां जितनी भी विपरीत आएँ वो उनको ओवरकम करने की क्षमता रखते हैं। वो जल्दी परेशान नहीं होंगे। आप देखिए 2 तरीके के लोग, जिनका नाम उनके अक्षर से रखा गया और जिनका उनके अक्षर से नहीं रखा गया। जब अक्षर से नहीं रखा गया तो किसी और तरीके से रखा गया तो चंद्र की जो ताकत है, जो मन की ताकत है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया। नाम तो मेरा होना चाहिए था अ से, मगर मैंने नाम रख दिया स से। तो अब जब स अक्षर प्रोनाउंस होगा तो मेरा मस्तिष्क किसी और तरफ जाएगा, किसी और तरफ उसका ध्यान रहेगा, अ अक्षर की तरफ ध्यान नहीं रहेगा। इन बातों को गहराई से सोचते हैं और इनके बारे में आगे और एपिसोड्स में ज़रूर बात करेंगे। बट आज मैंने 3 सवाल लिए जो मेरे से सबसे ज़्यादा कॉमनली पूछे गए। इन सवालों को मैं धीरे धीरे बीच में कंटिन्यू रखता रहूँगा। आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। प्रणाम।